आज के दौर में कोई यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बनता है और उसे पहली पोस्टिंग में लगभग बताया जाता है कि 1 लाख रुपए या थोड़ी बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना की बात कर रहा हूँ साल 1975 की। तब किसी आईपीएस ऑफिसर को लगभग 1000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था। अब 1000 रुपये वेतन मिलता हो और उस दौर में एक साथ 7-8 लाख रुपए अगर आपको लाकर दे कोई, तो जाहिर सी बात आपकी किस्मत बदलना तय है। ये आईपीएस ऑफिसर अपनी ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो पैसे नहीं लेने हैं, लेकिन इसके अलावा चाहे वो एसएचओ हो, चाहे वो डीएसपी हो, एसपी हो, डीआईजी हो या कोई और अधिकारी हो, जिसके पास पैसे पहुंच रहे थे सभी पैसे ले रहे थे। यानी कि पूरा का पूरा थाना, पूरा का पूरा जिला बिक चुका था। महज एक ऑफिसर ऐसा था जो बिका नहीं था। बात प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं तक पहुंच जाती है, लेकिन वो झुकता नहीं है। ऐसा कह सकते हैं जैसे कि आज की तारीख में एक फिल्म आई थी पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला। वो झुका नहीं, और जो कहानी बन के तैयार हुई वो कहानी वाकई अपना आप में बहुत दिलचस्प है, रोचक है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के एक ज़िला हुआ करता था उस दौर में, साल 1975 में, खेड़ा। और उसी का एक शहर था आणंद शहर। और उस आणंद शहर में एक तैनाती होती है बतौर एएसपी के रूप में कुणाल किशोर की, जो कि आईपीएस ऑफिसर बन चुके थे। 8 फरवरी 1975 को पहली बार जाकर कुर्सी पे बैठे थे और कमर लगाई ही थी कि एक लड़का रोते हुए आता है। आके कहता है कि सर, मेरा भाई ना 1 साल से गायब है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने उसको तलाश नहीं किया है? मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग बात बताते हैं कि तुम्हारे भैया को तो मार दिया गया है, उसकी हत्या करके वही माही नदी है उसके किनारे पर फेंक दिया है। जब ये आईपीएस ऑफिसर ने पहली बार उस लड़के की एप्लीकेशन देखने के बाद उससे देखते रहे, और वो लड़का बारी बारी से अपनी बात बताता है। दरअसल वो कहता है उगांडा में जो ईदी है उसका कहर कुछ इस कदर था कि वहाँ पर जो व्यापार करते थे व्यापारी, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके आणंद शहर में आके बस जाते हैं, रहने लगते हैं। बहुत ही अमीर व्यक्ति। आज की तारीख में बात करें तो खरबपति बोल सकते हैं, लेकिन उस दौर में वो अरबपति थे। अथाह पैसा था, अथाह संपत्ति थी, अथाह सोना चांदी, हर कुछ था उनके पास। और जो ये लड़का शिकायती पत्र लेकर आया था तो उसका भाई उस घर में नौकर था। और एक दिन बहुत सारे जेवरात, बहुत सारे पैसों की, जो अनगिनत पैसे थे, चोरी हो जाते हैं। जब रुपए चोरी हो जाते हैं, ये परिवार के लोग, पटेल फैमिली थी, पटेल परिवार था, अब ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार चोरी हुई कैसे है, किसने चोरी की है, कहाँ गया इतना सारा पैसा। तो जो घर का नौकर था, भोई नाम था उसका, भोई लगातार उनके निशाने पर था, उस पर शक होता है। अब पटेल फैमिली ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको पीटना शुरू कर दिया। कुछ इतना पीटा कि उसके पीटने की, उसके रोने की, उसके चिल्लाने की आवाज़ें उस पटेल फैमिली की जो 4 दीवारी थी उससे पार वो आसपास के जो गांव था, नापाड़ गांव की बात कर रहा हूं मैं, नापाड़ गांव से बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग कुछ घर के अंदर झांक के देख रहे थे, तो कुछ लोग दीवारों से देख रहे थे, कुछ लोग दूसरी छतों से देखने की कोशिश कर रहे थे कि एक लड़का है जो पिट रहा है, भोई नाम का। आरोप है कि उसने चोरी की है, आरोप है कि उसने घर से सोना चुराया है, आरोप है कि उसने अनगिनत पैसे चोरी किए हैं। फिर भी वो यही नौकरी कर रहा है। वो पीट रहे थे और लगभग 3 दिन तक उसको ऐसे ही टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर करने पर वो मर जाता है। जब मर जाता है तो माही नदी के किसी किनारे पर जाकर उसको दबा के आ जाते हैं। मार पिटाई की बात तो सबको पता थी, लेकिन बात धीरे धीरे करके गांव में, गांव से बाहर और ज़्यादा ऐसी बात फैलती चली जाती है। और जब बात फैलती है तो ऐसी बातें कहते हैं कि कत्ल कभी किसी से छुपता नहीं है। वो देर सवेर वो अपना रूप असली वाला दिखाई देता है कि मेरा कत्ल हुआ है, यहाँ हत्या हुई है। हत्या कभी छिपती नहीं है, ऐसा पुलिस ऑफिसर कहते हैं। और ये भी चर्चाएं धीरे धीरे करके शहर भर में फैल जाती हैं, और उसके बाद फिर अधिकारियों में फैल जाती हैं। और जब बात थाने में पहुंचती है तो थाने के जो एसएचओ थे, उनकी जेब को ठूंस ठूंस कर रुपयों से भर दिया गया था। अब उन्हें चोरी का खतरा नहीं था, चोरी हुई सो हुई, लेकिन जो पैसे गए थे उनका था। पैसे चोरी हुई तो उसका नहीं, लेकिन उनका जो हाथ से कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, उसको लेकर वो टेंशन में जाते हैं। इसलिए थानेदार की जेब को ठूंस के भर देते हैं। थाने
जैसे जेब ठूंसी गई थी, थानेदार का मुंह अपना आप ही बंद हो गया था, कह सकते हैं कि सिल गया था। अब बात पता चलती है डीएसपी साहब को, तो डीएसपी साहब का भी मुंह बंद हो गया। बात पता चलती है ज़िले के एसएसपी साहब को, तो उनका भी मुंह बंद हो चुका था। ऐसा बताया गया कि उनकी भी जेबों में नोट ठूंस दिए गए थे। इसीलिए जो उसका भाई था लगातार चक्कर काट रहा था, और चक्कर काटते काटते उसका भाई परेशान हो जाता है और इस नए अधिकारी के सामने अपना दुखड़ा रो ही रहा था कि नए अधिकारी ने कहा तुरंत एफआईआर दर्ज करिए। अब कड़क ऑफिसर कुणाल किशोर पहली ही बार में एफआईआर दर्ज कर देते हैं और पटेल फैमिली के 7-8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हो जाती है। और एफआईआर होते ही थानेदार की सबसे पहले हवा खराब हो जाती है। अब क्या करें, क्योंकि नया आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस से पंगा कौन लेगा? उसने जो बोल दिया है उसका आदेश को कौन उसकी अवहेलना कर सकता है? अवहेलना हो ही नहीं सकती थी। एफआईआर हो जाती है और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा पहुँचते हैं नापाड़ गाँव में, जाकर पटेल फैमिली में है दबिश देने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले ही पता चलता है कि जो एसपी साहब का रीडर दरोगा है वो ये सारी बातें उस लड़के की सुन रहा था, क्योंकि रीडर को ही आदेश दिया गया था कि एफआईआर को कराने के आदेश दे दीजिए, एफआईआर कराइए। अब रीडर दरोगा ने जैसे ही आईपीएस ऑफिसर की बात सुनी तो उसने वहाँ से हटते ही तुरंत ही पटेल फैमिली को मैसेज भिजवा दिया कि भाई जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यदि पकड़े गए तो बात खराब हो जाएगी। क्योंकि पैसे अब उसके पास भी पहुँच चुके थे, वो एएसपी का जो दरोगा था। अब यहाँ जब पुलिस दबिश देती है, दबिश देने के बाद पता चलता है कि वो लोग भागे हुए हैं, घर में कोई था ही नहीं, महिलाओं से बातचीत करते तो क्या करते। इसलिए इस अधिकारी ने अपने स्तर से जांच करने की तमाम कोशिश की। अब वहाँ दूसरे दिन तीसरे दिन गांव जाना, वहाँ देखना, पता करना कि ये पटेल फैमिली कहाँ हैं, कहाँ भागे हुए हैं, उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। आज के जैसा दौर नहीं था कि मोबाइल से कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, पहले मोबाइल थे ही नहीं, फ़ोन थे ही नहीं, तो पता कैसे चलता, इसलिए उनका पता निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन जब ये अधिकारी जब गांव में जाते थे तो वहाँ जाने के बाद लोगों से पूछते थे, और जो लड़के ने बयान दिया, जो लड़के ने एफआईआर के लिए कॉपी दी, वही बातें लोगों के माध्यम से पता चलीं। लेकिन कोई भी इस पटेल परिवार के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं था, डरे हुए थे इतने बड़े आदमी से। अब कुछ दिन बीतते हैं, नाडियाद के डीएसपी हैं देसाई साहब। अब देसाई साहब हर मर्ज की दबा होते हैं। अब चाहे बात किसी आम पब्लिक की हो या बात पुलिस की हो, इनके पास, देसाई साहब के पास, डीएसपी साहब के पास हर मर्ज की दवा थी। तो ये सीधे फ़ोन करते थे एसपी साहब को, कुणाल किशोर को, बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन फ़ोन पे बात नहीं हो पाती थी, मिलते ही नहीं थे। कई बार गए भी उनके ऑफिस में, लेकिन ऑफिस में ही नहीं मिलते थे। पता चलता था कि वो अक्सर जांच में रहते थे। अब एक दिन देसाई साहब जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें इत्तेफाक से मिल जाते हैं नए नए युवा आईपीएस ऑफिसर। कहते हैं सर आपने बहुत छका दिया, कितनी बार चक्कर काटे मैंने, आप मिलते नहीं हैं, जब भी पता करो पता चलता है कि जांच में गए, आप ऑफिस में बैठते नहीं हैं, क्या चक्कर है? कह रहे हैं नई जॉब लगी है इसलिए अपने घूमता रहता हूँ, अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है तो बढ़िया है, किसी भी घटना स्थल पर तब जाया करो जब क्या पूरा मामला ठंडा हो चुका हो। ऐसा ना हो वहाँ गोली चल रही है, आप वहाँ पहुँच जाओ तो पता चला कि एक आध गोली तुम्हें भी लग गई। कुछ इसी तरह की लफबाजी कर रहे थे वो। आईपीएस ऑफिसर बोले भाई बात क्या है, बताओ। बोले बात कुछ नहीं है, जो नापाड़ का मामला है, पटेल फैमिली के खिलाफ तुमने मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसी मामले में आया था, सोचा कि आपसे बात कर लूँ। वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैंने उनसे बात कर ली है। वो 50-50 हज़ार रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से 7-8 लोग हैं, वो आपको देने को तैयार हैं। लेकिन मैंने साफ बोल दिया था कि भाई वो 50-50 हज़ार में नहीं मानेगा, ईमानदार ऑफिसर है, नया अधिकारी है, तो इसलिए 50-50 नहीं, लगभग 1-1 लाख रुपए दो। जब मैंने ये बात बोली तो वो बोले ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम 1-1 लाख रुपए भी दे देंगे, लेकिन भैया मेरी शर्त भी यही थी कि मुझे 1 लाख रुपए ऊपर से चाहिए तुम्हारा सेटलमेंट कराने के लिए। तो भाई हम भी अपने 1 लाख रुपए लेके अपने आए हैं, झोला ये रहा, अपने पैसे थामो, एफआईआर दर्ज हो गए सो हो गए, लेकिन इस मामले में आप कोई कार्रवाई मत करो, यानी कि अपनी जांच को ऐसी ठंडे बिस्ते में डाल दो, बाकी हम अपना आप देख लेंगे। ऐसे ही ज्ञान की बात कर रहे थे। बोले भाई मैं ये सब नहीं कर सकता जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने जो एफआईआर करी है मैं उसमें जांच करूंगा, जांच में जो भी होगा सत्य उसको सामने लाऊंगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वो बोले देसाई साहब कि भाई ऐसा मत करो, आपको 1000 रुपये वेतन मिलता है, ज़रा सोच के देखो कि 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आप वेतन उठाते हैं, यदि आपको 7-8 लाख रुपए एक साथ मिल जाए तो वो कितने सालों का आपका वेतन हो सकता है। बस यही बात सोच के उन्हें लगा कि शायद ये बात बता के वो उन्हें आईपीएस ऑफिसर को अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन
वो अपने पक्ष में आए ही नहीं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई मुझे अपना काम करने दो और तुम भी अपना काम देखो। तब वो जाते जाते बोले कि भाई तुम नए नए अधिकारी आए हो इसलिए ज़्यादा जोश है, लेकिन किसी वजह से अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे सूचना भिजवा देना, मैं ये पैसे लेके आपके पास दोबारा जाऊँगा। आपके लिए ये ऑफ़र हमेशा खुला हुआ है, यदि बात पैसे ज़्यादा की है तो मैं और बात कर लूँगा और संख्या बढ़ सकती है। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है। एक और युवा आईपीएस ऑफिसर जब जांच कर रहे थे तो एक एक पॉइंट को, एक एक सबूत को जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उधर पटेल फैमिली अपने बचाव के लिए हर तरह से हर संभव कोशिश में जुटी थी ताकि उनकी जान बच जाए। इसलिए वो नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों तक, जहाँ जहाँ तक वो जा सकते थे पटेल फैमिली वाले, वहाँ तक जा रहे थे। एक दिन एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान एक सीट के बराबर में एक सीट थी खेड़ा के एसएसपी की, और वो खेड़ा के जो एसएसपी थे, आनंद जिला उसी के अंडर आया करता था। वहाँ के एसपी होते हैं एसपी झाला। तो एसएसपी साहब बराबर में बैठे युवा आईपीएस ऑफिसर से कहते हैं कि भाई नापाड केस में क्या चल रहा है, लाश मिले नहीं और तुमने मुकदमा दर्ज कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि सर सबके सब लोग भागे हुए हैं, फरार हैं। जिस दिन मुझे पटेल फैमिली का एक भी सदस्य मिल गया तो मिलने के बाद तोते की तरह एक एक बात बताएगा मुझे। जिस दिन भी ये बताएगा कि उन्होंने लाश कहाँ दबाई है तो देख लेना, सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा कि लाश वहाँ पर दबाई है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बेचिंता रहें। जब युवा आईपीएस ऑफिसर ने ये बात बोली तो एसएसपी साहब का दम सूख जाता है। दम इसलिए सूख जाता है, बताया जाता है कि वो दरोगा से भर्ती हुए थे और प्रमोशन पाते पाते वो एसएसपी तक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए एक आईपीएस ऑफिसर वही यूपीएससी की तैयारी करता है, क्लियर करने के बाद तब वहाँ तक पहुँचता है, और एक दरोगा से प्रमोटेड पाते तो इसलिए उन्होंने आपस में एक दूसरे से ज़्यादा मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। ऐसे चलता रहा। एसएसपी बात ख़त्म हो जाती है, बात पहुंचती है डीआईजी साहब के पास। गांधीनगर की रेंज में ये ज़िला आया करता था और वहाँ के डीआईजी हुआ करते थे पीएन राइटर। तो पीएन राइटर से वो पीड़ित फैमिली या बाकी लोग सीधे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन किसी माध्यम से उन्होंने एक सूचना भिजवाई कि भाई इस मामले में यार इस युवा आईपीएस ऑफिसर को दबाओ, कोशिश करो, अगर ये दब जाए तो ठीक है, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। तभी उस डीआईजी ने ये बोला, पीएन राइटर ने, कि भाई युवा आईपीएस ऑफिसर बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर मैंने इस मामले में सिफारिश की पटेल फैमिली की कि भाई इन्हें बचाओ, तो वो जाकर स्टेशन की डायरी में लिख देगा, और स्टेशन की डायरी के अंदर लिख दिया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। इसलिए क्यों बात ख़राब कर रहे हो। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता जिनके अंदर गैर जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। ये गैर जिम्मेदार अधिकारी है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात की टीस थी कि जो पैसे मिल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसका बंदर बाट हो जाए। ऐसे चल रहा था, लगातार एक के बाद एक प्रेशर आ रहा था। लेकिन एक फ़ोन ऐसा आता है इस युवा आईपीएस की ज़िंदगी में जो झटका खा जाते हैं। होता है वो फ़ोन गुजरात पुलिस के मुखिया पीएस पंत, जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे, जिनके चर्चे पूरे देश में हुआ करते थे। अब उनका फ़ोन आता है। इससे पहले कि मैं उनके फ़ोन पर आऊँ, मैं आपको बताता चलूँ कि ये पटेल फैमिली गृह विभाग में उपमंत्री रहे थे माधव लाल शाह। उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने के बाद अपना दुखड़ा रोते हैं। दुखड़ा रोने के बाद तब वो फ़ोन करते हैं। दरअसल उनकी आदत थी कि वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं माधव लाल शाह बात कर रहा हूँ, वो कहते थे कि मैं सरकार बात कर रहा हूँ। और फ़ोन मिलाते हैं और सीधा कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ पूर्व गृह मंत्री माधव लाल शाह। तो इधर से युवा आईपीएस ऑफिसर कहते हैं कि सर नमस्कार। भाई नमस्कार उसकार कुछ नहीं है, तुमने नापाड के केस में कैसे एक भगोड़े लड़के के मामले में झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। झूठा मुकदमा दर्ज करने के बाद एक अच्छी खासी फैमिली को तुम परेशान कर रहे हो। जानते हो वो करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति फैमिली है, क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो भाई। तो कहते हैं कि सर मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, और उन्होंने कत्ल किया है तो मुझे नहीं पता था कि करोड़पति या अरबपति होता है, तो कत्ल करना उसके लिए कोई बात नहीं है। आप तो खुद गृह मंत्री रहे हैं, तो गृह मंत्री रहते हुए क्या ऐसी किसी कानून की किताब में लिखा है कि करोड़पति या अरबपति मर्डर करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस बात पर माधव लाल शाह को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध के समेट के तैयार रहो और तुम्हारा ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाएगा। जब ये पूर्व गृह मंत्री ने जब ये बात बोली तो कहीं ना कहीं युवा आईपीएस ऑफिसर को थोड़ा डरना तो लाजमी था ही। अब यहाँ से कई सारे विधायकों को इकट्ठे करते हैं। वो खुद भी उस टाइम पे विधायक थे। कई विधायकों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद सीधे पहुँच जाते हैं राज्यपाल के पास, और राज्यपाल के पास जाने के बाद कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, मुख्यमंत्री के बस की यहाँ पर सरकार चलानी है नहीं। और एक युवा आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर आया है और बेवजह के फालतू के मुकदमे दर्ज कर रहा है,
लोगों से बात करने की तमीज़ तक नहीं है, किस तरह से बात करते हैं, आम लोग परेशान हैं और इसलिए उसको या तो हटाइए, नहीं तो आपकी इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। राज्यपाल पूरी बात सुनते हैं, पूरी बात सुनने के बाद ऑर्डर पास करते हैं उस युवा IPS ऑफिसर के तबादले का आदेश हो जाता है और सीधा ये बात करते हैं फिर गुजरात पुलिस के जो मुखिया होते हैं PS पंत को, और उनसे कहते हैं कि इसे पूरा वायरलेस पे चलाइए ताकि और पुलिस अधिकारियों को पता चले कि माधव लाल शाह से किस तरह का पंगा लेना सही नहीं है। ये वायरलेस भी चल जाता है और वायरलेस चलने के बाद अब यहाँ से ये आदेश देते हैं PS पंत, जो प्रदेश के मुखिया होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हें 11 बजे मेरे पास आना है, मिलना है और अभी किसी को चार्ज नहीं देना है, सिर्फ मेरे पास आना है। और पास आने के बाद जब उससे बातचीत करते हैं युवा IPS ऑफिसर से, तो पूछते हैं कि नापार्ड केस में क्या चल रहा है, तुम्हें यार बात करने की तमीज़ नहीं है, मैंने ऐसा सुना है। इस तरह से वो उन्हें थोड़ा हड़काना शुरू करते हैं, थोड़ा डांटना शुरू करते हैं अपने अंदाज में। लेकिन इसी बीच में अपने एक और ऑफिसर को बुलाते हैं। ऑफिसर को बुलाने के बाद कहते हैं कि पूरा जो मामला है, इन्होंने जो FIR दर्ज की है, बिना लाश के मिले हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले इनसे पूरा मामला समझ लीजिए और समझने के बाद फिर देखना, अगर इसमें कुछ जान है बात में तो ठीक है, मुझे बताना। वो पूरा केस समझता है अधिकारी, युवा IPS ऑफिसर का। केस समझने के बाद वो कहता है कि सर, इनके पास तो पर्याप्त सबूत हैं, इससे चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है, इसलिए इनकी जांच में कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और उस ईमानदार ऑफिसर ने, जिसका नाम होता है PS पंत, ने कहा कि कुणाल किशोर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। रही बात आपके ट्रांसफ़र की, आपका ट्रांसफ़र जो हुआ है उसे किस तरकीब से रुकवाना है ये मैं तय करूंगा। मैं अपने स्तर से मैं प्रयास करता हूं और तुम जाकर इस मामले में जो भी अपना कर सकते हो अपना करिए। इससे पहले कि ये युवा IPS ऑफिसर अपने उस इलाके में पहुंचते, अपनी ड्यूटी पर पहुंचते, उससे पहले ही उन्होंने, पटेल फैमिली ने जाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें पता था कि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो वो अधिकारी मार के उनका भोंपू बना देगा, इसलिए वो जेल जाना उन्होंने सही समझा और लगभग 10-11 महीने के आसपास वो जेल में रहे। इधर चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी थी। बताया ये भी जाता है कि जो नौकर था, भोई, जिसकी हत्या की गई थी, उसकी पत्नी को भी उन लोगों ने अपने पक्ष में ले लिया था, ख़रीद लिया था या उसे पैसे से दबा दिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को हमने, एक किताब है दमन तक्षकों का, जो कि कुणाल IPS ऑफिसर ने अपने लॉकडाउन के समय में, जब कोरोना काल चल रहा था, पिता पुत्र आपस में बातचीत कर रहे थे, बातचीत के दौरान ही पूरी किताब लिख डाली। अपने ज़िंदगी के उन किस्से कहानियों को इस किताब में उन्होंने लिखा है और उस किताब का ये पहला पन्ना था जो मैंने अभी आपको सुनाया है। ज़्यादातर उसी किताब के पन्नों से मैंने लिया है। मैंने आज सर से बात की थी, कुणाल किशोर सर से, और उनसे पूछा कि आगे के पन्ने भी क्या मुझे पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका आपको जवाब दूंगा। यदि वहाँ से मुझे हरी झंडी मिलती है तो गाहे बगाहे मैं ऐसे ही किस्से आपके सामने लाता रहूँगा कुणाल किशोर सर के, और आपको सुनाता रहूँगा कि उन्होंने कहाँ पर क्या उन्होंने अपने बेहतरीन काम किया है। और आज वो अच्छी खासी एक ज़िंदगी जी रहे हैं। सुना है कि वो संत बन गए हैं, एकदम साधु के तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। अपनी ईमानदारी के लिए वो आज भी मशहूर हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज गंगा कुमारी हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। साथ ही जीनत कामरान हैं, शिवम मीणा हैं, गुरबचन सिंह हैं, जोशवर सिंह हैं, मोहम्मद असलम, रामलाल प्रजापत हैं, आसिफ खान हैं, अनुष्का हैं मथुरा से, बेचू कुमार हैं, रूप कुमार, विशाल सिंह गौतम हैं, नितिन सलीम अहमद हैं, गणेश कुमार हैं, साजिद सैफ़ी हैं रामपुर से, देवराज यादव हैं झारखंड से, अजीत कश्यप हैं गुन्नौर से, लोकेंद्र बघेल हैं हाथरस से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।